Okay, hello everyone. Welcome to the class of physics. आज बेटा क्या करेंगे? ठीक है, वन शॉट रिवीजन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। समझे? पूरा का पूरा देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो, सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, ये मेरे बारे में है। मेरा नाम है आकाश चंदेल, फिजिक्स फैकल्टी, 8 year plus teaching experience, expert G, Akash at in space, top rank given including AI 20. Welcome to the largest firm. This is about the, यहाँ पे से कुछ देख लो, फायदे क्या क्या आएंगे। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है। सेम जैसे आप लगाओगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना। ये किसका है? सिर्फ इसका है ये। ठीक है, तो आज स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले आउटलाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आउटलाइन। क्या? वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सबसे पहले पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्क होता क्या है। वर्क होता क्या है, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलो वो भी देख लेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आ जाएगा स्प्रिंग मास या वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये भी देख लेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फिर वर्क डन क्या किसका? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का, टेंशन का, जो भी आता है परपेंडिकुलर अजीब अजीब सा, वो सब देख लेंगे। फिफ्थ आ जाएगा, ये सब करने के बाद, ये सब जब हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ठीक है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर लास्ट में आएगा अपना क्या? पावर। क्या आएगा? पावर, है ना। और क्या क्या आएगा? और आएगा पीटी ग्राफ क्या देता है, पीटी का ग्राफ क्या होता है, और एफएक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है, एफएक्स ग्राफ, ये सब देखना होगा। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग मास सिस्टम, वर्क डन, फ्रिक्शन, टेंशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये सब देखेंगे। चलो स्टार्ट करें, है ना भैया? बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले तो भैया देखो आराम से, वर्क का मतलब क्या होता है। तो वर्क का मतलब देखो सिंपल सा है, किसी चीज को कोई भी स्टेट चेंज करने में तुमने अगर कोई मेहनत करी, तुम्हारे बॉडी से कोई मेहनत हुई, दैट इज कॉल्ड वर्क। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो वर्क डन का सिंपल सा मतलब है, कोई अगर एफ फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स, बॉक्स एक्स मूव करता है, तो वर्क डन कितना आएगा? एफ डॉट एक्स, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ना।
भैया मुद्दा तो यही है ना कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। तो छोटा सा अगर वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट डब्ल्यू, है ना। तो एक चीज बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड मूव, शुड मूव, मूव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वर्क नहीं माना जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो, स्टेयर्स हैं, क्या है, स्टेयर्स, ये नॉर्मल स्टेयर्स हैं। स्टेयर पे अगर तुम चलते हो, स्टेयर पे चलते हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। फिर तुम अगर आगे गए कूद के तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भैया। तो ये बताओ स्टेयर का जो नॉर्मल है क्या वो कोई वर्क करता है, नहीं, क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूट जाता है, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं रह गया, ये भी यहीं रह गया। तो स्टेयर्स में नॉर्मल टू जीरो वर्क, क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो नॉर्मल था तो मूव किया ही ना, वहीं का वहीं छूट गया। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, ये स्टेयर्स की बात हो रही है, किसकी भैया, स्टेयर्स की। यही एस्केलेटर की बात करें, एस्केलेटर, तो एस्केलेटर में ठीक इसका उल्टा होता है, उल्टा नहीं मतलब कि कुछ अलग होता है। ये मैन है, एस्केलेटर खुद अब इसको अपने आप ऊपर लेके जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले यहाँ था, फिर वही वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल के ऊपर आ जाएगा ऐसे, है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खुद मूव करेगा, तो यहाँ नॉर्मल वर्क करेगा, इज नॉन जीरो, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। मतलब एस्केलेटर ऊपर जाएगा तो वर्क पॉजिटिव, एस्केलेटर नीचे आएगा तो वर्क क्या, नेगेटिव, है ना। सिंपल है। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है, हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देख लो, नोट कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम दे रहा है अच्छे से, नोट कर लो, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। वर्ग जी के बाद वो भी करेंगे क्या, COM है ना, सेंटर ऑफ मास। चलो भाई, क्वेश्चन है एक, फोर्स दिया है 2i माइनस 5j प्लस 10 प्लस के, पोजीशन क्या है, x1 इज इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 8k, x2 है 8i माइनस 10j प्लस 4k। वर्क डन बताना है, पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ गया है, फाइंड द वर्क डन। अच्छा, वर्क क्या रहता है भैया, एक चीज याद रखना, वर्क क्या है, स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ही तो होता है, स्केलर होता है एफ डॉट, है ना। अच्छा, एक और चीज है, एफ डॉट एक्स का भी डायमेंशन क्या आएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो भी न्यूटन मीटर में ही होता है, लेकिन टॉर्क कुछ और होता है, टॉर्क इज एफ क्रॉस, मतलब कि आर क्रॉस एफ होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो वेक्टर होता है,
ये स्केलर, दोनों में फर्क है। डायमेंशन दोनों का सेम होता है, न्यूटन मीटर, है ना। जो यूनिट लिखेंगे, यूनिट सेम होती है, यूनिट, डायमेंशन नहीं सही से बोलेंगे, डायमेंशन तो गलत बोल दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ जो उसका यूनिट आगे लिखेंगे वो सेम रहेगा। ठीक है, देखो कितना आता है, करके बताओ, टाइम दिया है। ठीक है।
आई विश इट हैज बीन completed फ्रॉम योर साइड। बहुत आसान था। कितना आएगा देखो भैया, कितना आएगा। एफ इंटू में डेल्टा एक्स कितना आएगा। x2 माइनस x1 निकालो, उसका डॉट करा दो f के साथ। तो क्या आएगा x2 माइनस x1, 6i माइनस 8j माइनस 4k। इसका डॉट कराओ, 4 का ये 2i माइनस 5j प्लस का k, 12 40 माइनस 4, 52 माइनस 4, 48 आया आंसर। आंसर इज 40। आंसर कितना भैया, 48 जूल्स में आएगा। किस में आएगा, जूल्स में, है ना। ठीक है। और देखो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव रहेगी या इक्वल टू जीरो हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है। एक होती है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और क्या हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और क्या हो सकती है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, और क्या हो सकती है न्यूक्लियर के बाद मैग्नेटिक, और क्या हो सकती है जो अभी पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हमारे काम का क्या क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, न्यूक्लियर पोटेंशियल काम का है नहीं, मैग्नेटिक और स्प्रिंग है ना, न्यूक्लियर का अपने सिलेबस में होता नहीं। ठीक है, इतनी चीजें हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है भैया। अब देखो हमारे काम का क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पहला वाला ग्रेविटेशन, क्या है ग्रेविटेशन, क्या होता है, दो मास अगर रखे हैं एम और m1 और m2, एक के बीच में डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस। अच्छा माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे ये बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि अट्रैक्शन होता है ना, तो gm1m2/r होता है। ठीक है। वैसे अगर छोटी हाइट हाइट का इशू है कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, m g नीचे है, हाइट ऊपर h है, कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी राइज एम जी एच। दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी इसी तरीके से रहेगा। स्प्रिंग वाला देखेंगे, स्प्रिंग वाले में क्या रहता है, किसी स्प्रिंग को अगर ऐसे खींच दिया है, एक्स खींच दिया है, के उसका स्टिफनेस है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल सा रहता है, कहता है बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। क्लियर है भैया। देख लो इसको।
आ गया। नेक्स्ट, ये हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम का भी बता दिया है, ठीक है। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम को जो मैंने बताया है एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, होता क्या है, स्प्रिंग का सिस्टम सिंपल सा रहता है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स। माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है वेक्टर के हिसाब से, अगर इसको एक्स आगे खींचा फोर्स इस तरफ लगेगा, के एक्स, यू कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्चुअल में हमेशा इसका मॉड ही लेके करना, समझ जाओगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब एनर्जी चाहे इसको दबाओ चाहे खींचो, क्या एनर्जी हमेशा उसमें स्टोर ही होती है, ठीक है, स्प्रिंग, क्लियर है कि नहीं। इसी तरीके से अगर कोई फोर्स है, क्वेश्चन है इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, पूछा गया है x इज इक्वल्स टू 10 से लेके x इज इक्वल्स टू 20 तक ये कितना वर्क करेगा। इसका वर्क कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, अब डॉट dx करना, x का वैल्यू डालना 10 से लेके 20, देखो कितना आता है, करके देखो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 डॉट dx कर देना, कितना आएगा, 10 से लेके डॉट डी कितना आएगा, 3x स्क्वायर का बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x, लिमिट डालना है बस 10 से 20 तक, फाइनल माइनस, क्लियर है, और हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग है, इसमें मास रखा है 2 kg का, स्टिफनेस है k इज इक्वल टू 1000, इसको मैंने इस तरह दबाया है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बताना है जब स्प्रिंग 2 kg का वेलोसिटी बताना है, जब स्प्रिंग x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे होगा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
चलो हो गया होगा। आ जाओ। चलो। हम्म। कितना होगा भाई? देखो, स्प्रिंग मैक्सिमम कितना दब सकता है? हाफ के ए स्क्वायर। वो ए कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। मीटर में ये रखना चुपचाप। 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब 5 सेंटीमीटर दबेगा तो हाफ के 0.05 का स्क्वायर बाई 2, प्लस 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 हाफ एम वी स्क्वायर। टू टू उड़ा दो, कितना? 10 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू में 0.0025। कितना आता है? 2.5 आता है ना? 2.5, तो ये कितना आएगा? 7.5 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू 15/4 आता है का अंडर रूट, है ना? तो कितना आता है? √15/2 ये आएगा। क्लियर है भैया? तो भाई अब देख लो, वर्क डन फ्रिक्शन का देखते हैं। अब देखो, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है? फ्रिक्शन का वर्क डन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क बाय फ्रिक्शन। देखो, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है पहला, याद रखो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल सिंपल है। काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल सिंपल। क्या? जो भी तुम्हारा बॉक्स जा रहा है, बॉक्स जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, स्लिपिंग होगी, तो फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या? फ्रिक्शन तो रोकेगा ना, एफ आर इधर लगेगा एफ के, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एक्स। तो कितना हो जाएगा? माइनस एफ के इंटू में एक्स। हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है जो है सीधे या तो हीट में जाएगा, या साउंड में जाएगा, या लाइट में जाएगा, है ना? डिसिपेटिव होता है। क्या होता है? डिसिपेटिव। डिसिपेटिव। ठीक है? डिसिपेट करता है एनर्जी ना, डिसिपेट मतलब लीकेज ऑफ एनर्जी, है ना? लॉस करता है, एनर्जी का लॉस होता है इसमें। ठीक है? लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा हमेशा नहीं होता है। स्टैटिक जो होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक में देखना ध्यान से, क्या होगा? एक m1 मास है, ये रखा है किसी m2 मास पे। अगर इसको आगे मूव कराएंगे, मान लेते हैं मूव करके कहीं आगे चलाया यहाँ पे, ठीक है? ये m1 है, ये m2 है, दोनों एक्स एक्स चले। देखो, इसको क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन आगे पुश करेगा, थर्ड लॉ से इसको पीछे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे वर्क कितना करेगा? मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। इस पे वर्क करेगा एफ स्टैटिक इंटू में एक्स, इसमें करेगा माइनस एफ स्टैटिक इंटू में एक्स। इस पे वर्क उसने किया पॉजिटिव, इसमें किया या नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल वर्क डन कितना करेगा? ओवरऑल ओवरऑल जीरो करेगा। कितना करेगा? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन है जैसे, एक इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन है, वो आधा स्मूथ है और आधा रफ है। ठीक है? आधा स्मूथ है, आधा रफ है। एक बॉक्स है एम मास का, ठीक है? म्यू का वैल्यू पूछा गया है, ये थीटा है, ये एल ले लो। म्यू का वैल्यू पूछा गया है कि यहाँ आते आते बॉक्स जो है, यहाँ पे आते आते जो है ये रेस्ट पे आ जाएगा। फाइंड म्यू, म्यू बताना है। म्यू कितना है?
निकालो कितना आएगा। ये बताओ कितना आता है। आराम से निकाल के बताओ। टेक योर टाइम। बताओ कितना आता है। आगे बेटा। Just waiting for your answer। ठीक है। टाइम सर खत्म हो गया है। कितना आएगा। जितना यहाँ गेन करेगा भाई देखो सिंपल सा है। सिंपल सा। नॉट फ्रिक्शन कितना लगेगा। बोलेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन का वर्क कितना है म्यू फ्रिक्शन इंटू एल बाई टू। विल कंज्यूम कितना एम जी साइन थीटा का पूरा जो वर्क है एल वो कंज्यूम कर लेगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू एम जी साइन थीटा इंटू में एल एल कट गया तो म्यू कितना आ गया tan थीटा ट्वाइस। ठीक है। क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया वेरिएबल फोर्स भी आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम देख लो क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो सिंपल सा ही कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है वर्क वर्क डन बाय all the forces all the forces is equals to change in kinetic energy of system। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो काइनेटिक तो नेटवर्क डन जीरो है। अच्छा क्या इंटरनल फोर्सेस जो हैं उसमें इंक्लूडेड होंगे। हाँ भैया सारे होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ठीक है। जैसे कोई बॉम्ब रखा है
अगर वो ब्लास्ट कर जाता है तो वर्क डन किसका आया? इंटरनल फोर्सेस की वजह से आया ना, ये काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला देख लो क्या है। एक होता है वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर, ठीक है। क्या रहेगा वो बता देते हैं। देखो, बॉब है। पहले बात करते हैं, पहला केस। कोई बॉब है, क्या है? पहला केस क्या है? बॉब है। तो बॉब में क्या रहेगा वो बता देते हैं। बॉब में एम मास का बॉब है। अगर तुम्हें इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डालना है तो क्या होगा? ये तुमने इसको स्पीड दे दी कितनी? वी नॉट। ये ऊपर तक जाएगा, अगर ऊपर तक लेके जाना है तो हाईएस्ट पॉइंट तक अगर वो चला जाए तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो यहाँ पे भी कुछ स्पीड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो गिर जाएगा। तो यहाँ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय एल, एम जी को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा, इसमें एक होगा एनर्जी एनर्जी बैलेंस होगा, दूसरा क्या होगा? फोर्स बैलेंस होगा। एक एनर्जी बैलेंस, दूसरा फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस तो सिंपल सा है, एम वी स्क्वायर बाय एल विल बैलेंस एम जी। ये हो गया सेकेंड वाला फोर्स बैलेंस। दूसरा एनर्जी बैलेंस क्या होगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जो एनर्जी है दैट विल गो कितना? हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस राइजिंग पोटेंशियल एनर्जी 2 mg इतना सा। तो यहाँ से वी नॉट सिंपल सा आता है √5 gl, इतना आता है सिंपल सा, बहुत हल्का सा है। लेकिन केस क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है इसलिए ऐसा केस, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। अगर यही रॉड होता, रॉड में भैया कोई टेंशन ही नहीं है। लाइट रॉड होता तो टेंशन ही नहीं है स्लैक होने का। तो इसमें सिंपल से इतनी स्पीड दो किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाए बस। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mg हो जाता बस। वी नॉट कितना होता? 2 √g, इतना आ जाता आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं वो देख लो। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और क्या है? लॉम्बिक फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव होती है। दूसरा, और इनमें क्या होता है? नेट वर्क डन कंप्लीट लूप कितना होता है? वर्क डन 0 होता है। क्यों? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का कहीं भी घूम के जाओगे नेट वर्क डन हीट तो निकलेगी निकलेगी ना, है ना। ये किस पे डिपेंड करती है? पाथ डिपेंडेंट होती है, कौन सा रास्ता लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फाइनल एंड इनिशियल। ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, पाथ पे। लेकिन एक और टर्म होता है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये भी एक टर्म होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा। आगे देखें, पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है सिंपल सा, आप कितना वर्क करते हो पर यूनिट टाइम। ये भी दो टाइप का होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है, दूसरा एवरेज होता है।
इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। एवरेज क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हमने टोटल टाइम लेके। पावर क्या आता है, पावर आएगा एफ डॉट किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस पावर ये आता है। ठीक है, अगला क्या है, ग्राफ। क्या है, ग्राफ। भैया पीटी, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाएंगे, प्लस माइनस, ऊपर का ग्राफ का एरिया क्या देगा, मतलब कहीं का भी ग्राफ हो, ये प्लस एरिया है माइनस एरिया है, ठीक है, तो ये देगा वर्क, क्या देगा, एरिया इज इक्वल टू वर्क, ऊपर प्लस लेंगे नीचे माइनस। इन द सेम वे एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया होता है, एफ एक्स ग्राफ का एरिया जो होता है भी ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये एरिया क्या देगा, दिस एरिया विल गिव यू अगेन क्या देगा, इतना सही है वर्क एनर्जी। ठीक है भैया, नेक्स्ट 5 मिनट का क्विक ब्रेक है, और ठीक है 5 मिनट क्विक ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट क्या, सी ओ
ब्रेक कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं आगे का। अगला है सेंटर ऑफ मास। क्या भैया? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक मिनट वेट करिए। चलो भाई, देखो सेंटर ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। इसके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकती। सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि कोई बॉडी, एक आदमी यहाँ पे है, यहाँ पर खड़ा है किसी प्लैंक पे, दूसरा आदमी कोई मोटा सा है यहाँ खड़ा है। तो प्लैंक पे अगर तुम किसी एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो तो वो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, भारे वाले आदमी के साइड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों का कंबाइंड जो सेंटर एक है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बॉडी दोनों बैलेंस हो सकते हैं, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट जिसके जिसके अबाउट वी कैन assume whole system or system as point mass। पूरे सिस्टम को मान सकते हैं कि पॉइंट मास क्या है, पूरे सिस्टम को पॉइंट मास माना जा सकता है। कैसे निकालते हैं सेंटर मास निकालने का तरीका? जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है m1, इसकी पोजीशन है x1 y1 z1। एक है m2, वो है x2 y2 z2। एक है m3, x3 y3 z3। उसका सेंटर मास कैसे निकलेगा? एक्सीएम कैसे निकलेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, उन्होंने सबका मास इसका सन, ठीक है। इसी तरीके से YCM निकल जाएगा, उसी तरीके से ZCM। ठीक है भैया, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल और हल्का सा। इसी तरीके से सेंटर मास की तरह VCM भी होता है। सेंटर मास की स्पीड भी होती है। सपोज एक 2 kg का मास है, उसका वेलोसिटी वेक्टर है 3i माइनस 5j प्लस 10k, और एक है 3 kg का, वो है वेलोसिटी वेक्टर v1 हो गया, v2 वेक्टर कितना हो गया 5i माइनस 5j प्लस 20k। कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन का m1 प्लस m2। कितना आएगा? m1 कितना 2 में 3i प्लस 5j प्लस 10k प्लस 5i माइनस 5j प्लस 20k। नेट मास कितना 2 प्लस कितना आएगा? देख लो भैया, 6i प्लस 10j प्लस 20 प्लस 15i
-15J + 60K। वहाँ का मास कितना? 5। कितना आया? आई से यार जोड़ दो, 21I -5J + 80/5। इस तरीके से वेलोसिटी किसी आ गई? VCM आ गई। क्या गई? VCM। ये VCM निकाल रहे हैं, ये निकाले थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। ठीक है भैया, क्लियर है? और सबके सेंटर ऑफ मासेस क्या कैसे निकालते हैं? कोई भी अगर सिस्टम है अनटिशनड इरेगुलर शेप का है, तो वहां से सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है? आर डिस्टेंस पे डीएम है, तो आरसीएम कैसे निकलता है? आर डीएम अपॉन का डीएम का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही हल्का रहता है। पहला क्या रहेगा? पहला देखो, रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका सेंटर मास कितना आएगा? इसका जो सेंटर मास है वो निकालना है। ठीक है, कितना आता है? कैसे निकालते हैं? सेमी सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर मास मैं निकाल के बताऊंगा तुम्हें, बाकी सब याद कर लेना। सारे के सारे डराइव नहीं हो सकते हैं। थीटा है, ये आर है, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा, इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सीएम निकालने का तरीका बहुत आसान है। डीएम मास कितना होगा? एम मास अपॉन का पाई आर कर देंगे, तो लैम्डा आ जाएगा। और इसी लैम्डा अगर छोटा सा ले लेंगे, डी थीटा, तो ये डीएम मास कितना हो जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। तो डीएम मास में एक्स डीएम का इंटीग्रेशन, ये एक्स का आ जाएगा। एक्स का तो देखो बैलेंस दिखता है, इधर इधर बराबर, तो एक्स तो 0 ही आ जाएगा। कितना आता है? वाईसीएम देखना है, सिर्फ वाईसीएम कितना आता है। डीएम मास कितना आएगा? लैम्डा आर डी थीटा। एक्स कितना है? आर कॉस थीटा है, और अपॉन में डीएम कितना? लैम्डा आर डी थीटा। आर लैम्डा लैम्डा कट गया, बाकी सब इंटीग्रेट कर दो। आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके पाई तक। वाईसीएम में आर साइन थीटा यूज करोगे ना, साइन थीटा। तो कितना आएगा साइन थीटा का? आर साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा डिवाइड बाय पाई आएगा नीचे। लिमिट इसकी 0 से लेके पाई तक, तो कितना आ गया? 2r/पाई आता है, 2r/पाई। इसका यूटिलाइजेशन करेंगे सेमी डिस्क में। सेमी डिस्क में क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर का डिस्क है, तो कई सारे छोटे छोटे वायर से बनी हुई है वो। उसका जो आता है एक्सीएम तो बैलेंस्ड है, 0 ही आएगा। वाईसीएम कितना आएगा? 4r/3 पाई यहाँ से 4r/3 पाई। ठीक है, सिंपल सा है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके पता होने चाहिए। सीएम जैसे, इसका तो पता ही चल गया। अच्छा, डिस्क का कितना आएगा तो यार पता ही है, सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, पहला डिस्क का किसी कोई भी इरेगुलर शेप है उसको सेंटर पे ही आता है। जो इरेगुलर शेप है, जैसे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, हॉलो वाला कौन सा है? हॉलो वाला है। इसका कहाँ पे आता है? कहाँ पे आएगा? r/2 पे आता है। कहाँ पे आता है? r/2 यहाँ पे आता है, कहीं सेंटर में r/2 डेप्थ में आता है। ठीक है, यही अगर भरा होता है तो होता है भरा, इसका कितना होता है? यहाँ से आता है 3r/8 आता है ना? कितना? 3r/8 आता है। इसी तरीके से कोन है, कोन है हॉलो वाला है, इसका कहाँ आता है? h/3 आता है यहाँ नीचे से। वही अगर सॉलिड वाला है, सॉलिड है वो भरा है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है? h/4 आता है। ये याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होने
चाहिए। क्यों? अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया भैया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, ऐसे दिस इज द एक्सिस, बट उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, इसका टाइम पीरियड, इसका आर रेडियस है, इसका टाइम पीरियड तो है, तो टाइम पीरियड का क्वेश्चन, लेकिन सर इसमें सेंटर ऑफ मास लगता है। क्यों? इसको अगर रिप्लेस करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, यहाँ से 3r/8 में, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो एक बॉब से, एक बॉब जो 3r/8 से लटका हुआ है मास का। इसका टाइम पीरियड कितना का, 2π L/g, एल कितना है, 3r/8। इस तरीके से टाइम पीरियड इसका आ जाता है एक बार में, अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में पता हो तो। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। क्लियर हुआ? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। सेंटर मास के बारे में बहुत कुछ सीख गए। अब देखते हैं क्या होता है इम्पल्स इक्वेशन। तो ये देखो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है dp/dt। एफ कितना हो जाएगा, डीपी कितना हो जाएगा, व्हाट इज डीपी, एफ डॉट, ठीक है। तो एफ डॉट डी टी जो होता है, स्केलर होता है, पहली बात तो स्केलर होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर डॉट नहीं है, वो एफ टी है, ये वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है। दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स इज वेक्टर, इम्पल्स इज वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से लगता है, क्वेश्चंस करके बताना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करके बताओ। 10 kg का ब्लॉक है, बस लगाया 20 न्यूटन का, इसकी इनिशियल स्पीड थी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस लगाया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए। दूसरा क्या है, 5 kg, इधर इम्पल्स लगा 10 न्यूटन का, टाइम 2 सेकेंड, इधर वेलोसिटी था v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों केसेस में फाइनल वेलोसिटी बताना है, दोनों केसेस में यू हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। आपका समय शुरू होता है अब।
बता भाई, हो गया होगा। फाइनल वेलोसिटी कितना? देखो सिंपल से करेंगे, 20 में 5, बस पॉजिटिव है, आई डायरेक्शन में, इक्वल्स टू पी फाइनल 10 में वी एफ माइनस इनिशियल कितना, 10 में 10 कितना हो गया, 100, 200 हो गया, 200 कितना वी एफ कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इसमें क्या हो जाएगा, -10 में 2 का इम्पल्स इज इक्वल्स टू पी एफ फाइनल कितना, 5 में वी एफ माइनस इनिशियल कितना, 5 में 5, -20 +25, 5 इज इक्वल्स टू 5 वी एफ कितना हो गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एम मास का बॉल है, ठीक है, एस एस से लूज है, वी नॉट से जा रहा है, इसका लेंथ है 5L। ये ये जो है दैट इज 3L का। तुम्हें बताना है, जब ये पूरा टाइट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, तो सबकी स्पीड कितनी होगी, वी फाइंड है, जब ये टाइट हो जाएगा तब की बात बताना। आंसर बताओ। सही आंसर बताओ।
कितना है भाई? कितना है? बोलो भाई, कितना आता है? बहुत आसान है। देखो, जब ये टाइट हो जाएगा तो इधर का इम्पल्स लगाएगा, है कि नहीं? तब क्या होगा? देखो, वी के कंपोनेंट कर दिया करो तुरंत। वी का जो ये कंपोनेंट होगा ना, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे मैं पहले बना था, ये वी नॉट था। इसके परपेंडिकुलर क्या बनता? इसके परपेंडिकुलर ये एंगल कितना आता? ये एंगल आता 53 डिग्री। ये आता 37 डिग्री। ये भी आता 37 डिग्री। ये आता 53 डिग्री। ठीक है भाई। वी नॉट ये कितना था? वी नॉट कॉस 53 डिग्री। इस तरफ क्या आता? इस तरफ आता वी नॉट साइन 53। फाइनली क्या होता है जब ये एक साथ मूव करते वी से, दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में, तो क्या होता? एम वी नॉट साइन 53 डिग्री। मोमेंटम दोनों में चला था 2 mv में। यहाँ से ये आंसर आता है, सिंपल सा, आसान सा। ठीक है। अगला आता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव फोर्सेस होते क्या है? व्हाट आर इम्पल्सिव फोर्सेस? तो यार ये होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। क्या होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। होता क्या है फिजिक्स टीपी बाई डी में? अगर dt की वैल्यू बहुत कम कर दो, f का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। f का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इम्पल्सिव फोर्सेस सामने बाकी फोर्सेस को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। इम्पल्सिव फोर्सेस के सामने बाकी फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे एयर है, 3 बॉडी है, ठीक है, पल्स आ रही है। एक आई ऐसी, एक आई ऐसी, और एक आई ऐसी। किसमें नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव लग रहा है भैया? पहले में बढ़ेगा नहीं, तीसरे में तो घट जाएगा, फिर दूसरे में बढ़ेगा। यहाँ पे इम्पल्सिव, यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव, यहाँ पे भी नॉन इम्पल्सिव। इतना सही है। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? ताकि क्या समझ पाए कि कोलिजन क्या होता
होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। स्टार्ट किया जाए। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन वो देखें। पहली बात तो कोलिजन का मतलब है कोई अगर, अच्छा कोलिजन पहली चीज तो कितने टाइप का होता है अभी समझ लेंगे धीरे धीरे क्या क्या होता है। इलास्टिक इज इक्वल्स टू वन, ई क्या होता है वो भी देखेंगे। दूसरा है इनइलास्टिक। तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। ई कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ई वन क्या होता है? वो क्या है पूरा कोलिजन क्या होता है वो देखेंगे। देखो, एक बॉल है M1 की, इस तरफ आ रही है V1 से। दूसरी है, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, दूसरी है M2, V2 से जाएंगे। ये होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसके वो नॉर्मल एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। आया ना? नॉर्मल रिएक्शन लगाने से क्या होता है, फिर ये
दबते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या होंगे, इनका सरफेस थोड़ा सा दब जाएगा। तभी दोनों किससे चलेंगे, सेंटर ऑफ मास। इस स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ ओरिजिन या टी डैश। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, चौथी स्टेज में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। M1 चलेगा V1 डैश से, M2 चलेगा V2 डैश। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, इतना सही। अब देखो एक चीज जो सब में कॉमन होगी वो होगा LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे इनिशियल मोमेंटम M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर is equals to M1 V1 डैश वेक्टर प्लस M2 डैश वेक्टर, है ना। ये हो गया क्या, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, पहला होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है भैया, इलास्टिक इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है फिर से बता देते हैं। M1 वाला आएगा V1 से, और M2 वाला मान लेते हैं इस तरफ जाएगा V2 से। कोलिजन के लिए V1 मस्ट बी ग्रेटर देन V2, अदरवाइज कोलाइड करेगा ही नहीं। फिर क्या होगा, इनका शेप को थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म होगा, एक दूसरे पे एन एन लगाएंगे और M2। क्या हो जाएगा उसके बाद ये वापस अपना शेप रिगेन कर लेते हैं पूरा का M1 ये जाएगा वन डैश V2 डैश। पहली चीज LMC लगाओ, दूसरी चीज एनर्जी लगाओ, तीसरी चीज ई लगाओ। LMC क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाएंगे सब कुछ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या हो जाएगा, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर इज इक्वल्स टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2। ठीक है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ V2 स्क्वायर is equals to half M1 dash square plus half V2 dash square। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ऑब्वियसली V2 डैश बड़ा होना चाहिए V1 डैश से, अदरवाइज चीरते हुए निकल जाएगा। V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, V1 माइनस V2। इसको 1 के बराबर कर देना क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में यही होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, दिस इज द टी डैश। पूरा सिस्टम VCM से चल रहा था, पूरे सिस्टम की एनर्जी लीस्ट कब होगी, टी डैश के टाइम पे। टी डैश बनाया था ना, देखो यहाँ पे टी डैश बनाया था, टी डैश बनाया था, ये टी डैश जब एक साथ चलता है तब। ठीक है, ये वाला दिस इज द टी डैश, जब पूरा सिस्टम VCM से चल रहा था, दिस इज द टी डैश। ठीक है, सेम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही आएगा, इस तरीके से बढ़ेगा वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। तो इसमें नो लॉस, इसमें कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का, लॉस ऑफ एनर्जी। इसको साइलेंट कोलिजन भी बोलते हैं। क्या साइलेंट, कि इसमें साउंड एनर्जी भी लीक नहीं होनी चाहिए,
अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी से ही तो आएगी वो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। अगला आता है, अगला आता है इन इलास्टिक। क्या आएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? दिस इज द M1, दिस इज द M2। ठीक है, ये M1 M2 है, ठीक है, V1 और V2। इसमें क्या होता है? टकराते हैं, चिपकते हैं, फिर क्या हो जाएंगे? ऐसे ही होगा, VCM से चल रहा होगा इस टाइम, लेकिन इनमें क्या होता है? शेप डिफॉर्मेशन आ जाता है। क्या आता है? शेप डिफॉर्मेशन ऐसे आ जाएगा, है ना, और कुछ थोड़ी सी डंटेड हो जाएगी, है ना। M1 M2 ये चलेगा, V1 डैश से ये चलेगा V2 डैश से। तो इसमें सिर्फ क्या लगा सकते हो? इसमें LMC रख सकता है, एनर्जी नहीं रख सकता, एनर्जी नहीं रख सकता। दूसरा ई तो सब में रखता है, ई की इक्वेशन है लेस देन, है ना। एलएनसी में अब तो हमेशा ही लगना है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। M2 V2 is equals to M1 V1 dash प्लस ई का क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 डैश माइनस V1 डैश और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना? 1 माइनस। बस इतना ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, कैसे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? ऐसा, ऐसा कुछ लॉस होता है, डेल्टा के का लॉस। यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में डेल्टा पी ई का गेन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी का लॉस। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो पूरा अच्छे से। नेक्स्ट, परफेक्टली इनलास्टिक। क्या आएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या होता है इसमें? बिल्कुल सिंपल सा रहता है। इसमें क्या रहेगा? बॉडी आती है, कोलिजन करती है, लेकिन आपस में ही चिपक के ही रह जाती है, इवन और, ठीक है, आती हैं और चिपक जाती है। वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो किससे चलेंगी? VCM से। VCM भैया पीछे कितना निकाल सकते? M1 P1 प्लस M2 V2 अपॉन का M1 प्लस M2। बहुत सिंपल सा। इसमें क्या करेंगे? इसमें वही चीजें करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इसमें से चला जाएगा M1 प्लस M2 VCM।
दूसरा, एनर्जी तो लग ही नहीं सकती, इज कुछ जीरो लग जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्लस v2, कोई मतलब नहीं है लगाने का। इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। तो अगर ये ऐसे जाता था तो ये जहाँ टी डैश था उसी के बराबर यहाँ पे लॉस हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम क्या हो जाएगा, ऐसा जाएगा, मैक्सिमम गेन होगा, मैक्सिमम गेन होगा, ठीक है, मैक्सिमम गेन, ठीक है। क्वेश्चन एक है, उसे करके बताओ। ब्लॉक है 5 kg का, इधर है 3 kg का, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है इसकी ले लो 20 ले लो 20, और इसकी ले लो, इसकी भी 20 मीटर, हाँ बराबर सही नहीं आएगा, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड ले लो। सारे केसेस बताने हैं, पहला है इलास्टिक, दूसरा है इलास्टिक, तीसरा है ए इक्वल टू जीरो। सारे केसेस में सबके फाइनल वेलोसिटीज बताने हैं, सारे केसेस में सबके फाइनल वेलोसिटीज बताने हैं। शुरू हो जाओ। हो गया? कितना आएगा वो बताओ। सिंपल सा है, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, इस डायरेक्शन में। देखो भाई, सबसे पहले एलएनसी तो लगाई, तो 5 × में 20 प्लस 3 × में 10 इज इक्वल्स टू 5 × में v1 प्लस 3 × में v2, कितना जाएगा 100, 130, 130 इज इक्वल्स टू 5 1 प्लस 3 फर्स्ट, दूसरा इज इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था 10, 10 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये सेकंड इक्वेशन है।
इक्वेशन। तो 175/8 V2, तो V2 कितना आ गया 170/। इसी तरीके से सारे निकल जाएंगे, इसी तरीके से सारे के सारे निकल जाएंगे। अब एक और कोलिजन मुझे करके बताओ। साइड ऑन कोलिजन है, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है। यहाँ एक बॉल आ रही थी एम मास की, V0 स्पीड से टकरा के जाएगी कुछ एंगल पे, ये एंगल अल्फा है, टकरा के जाने वाला एंगल बीटा है। ये जो है एम मास का इधर जाता है कुछ V फाइनल से, ठीक है। म्यू नॉन जीरो है, ठीक है। शुरू हो जाओ भाई, क्या क्या इक्वेशन बन सकती है इसमें, शुरू हो जाओ जो जो पॉसिबल इक्वेशन बन। ये मोस्ट प्रोबेबली आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि ग्रेविटी इम्पल्सिव होता नहीं, तो उसको लेंगे नहीं। चलो भाई। बताओ भाई कितना है।
देखो भाई, हो गया, लास्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना, इसे कंपोनेंट देखना, वी नॉट अल्फा, पर कितना वी नॉट साइन अल्फा, ई का वैल्यू ई ही रखो, इस तरफ है वी नॉट कॉस अल्फा, टकरा के गया, इस तरफ हो गया वी एफ कॉस बीटा, ऊपर कितना हो जाएगा वी एफ साइन बीटा। इस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एन डी टी माइनस का एन डी टी क्या करता है, पी फाइनल कितना है माइनस का एम एफ आई वेक्टर डाल दो उसमें कॉस बीटा, और इनिशियल कितना है एम वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, आई और आई, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, रुकेगा उसे, तो माइनस म्यू एन डी टी जे इज इक्वल्स टू फाइनल कितना एम वी एफ साइन बीटा जे माइनस का एम वी नॉट साइन अल्फा जे, बस इतना हो जाएगा, ई का वैल्यू डाल देना, ई कितना आ जाएगा, वेलोस लाइन ऑफ इम्पैक्ट एल ओ आई यही है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ई कितना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा वी एफ कॉस बीटा, कौन का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये आ जाएगा, सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगी, सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सिंपल सा है, एम मास का है, ये म्यूजिक को 0 पे चल रहा था कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे एक बॉल आई 20 मीटर पर सेकेंड से आई, इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड से, म्यू नॉन जीरो है, लेकिन चिपक जाती है आगे, बिल्कुल चिपक जाती है, वी फाइनल बताना है, वी फाइनल, आ जाओ बता देते हैं। बहुत सिंपल से, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली ये चिपक जाएगा, फाइनली इससे ये चिपक जाएगा, ये बॉल भी इससे चिपक जाएगी, तो ये सब चलेंगे कॉमन वेलोसिटी से, दैट इज वीसीएम, वाई डायरेक्शन में तो कंजर्व हो नहीं सकता, कितना हो जाएगा 2m
VCM इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू में 10 प्लस m इंटू में 30, ठीक है, m m m। VCM कितना आएगा, 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द लेक्चर, ठीक है। और ये कोड यहाँ पे ये है, ठीक है, बेस्ट है। और सारे लेक्चर्स देखना अच्छे से, ठीक है, घर पे रिवाइज करना, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे अच्छे से तो ही समझ में आएगा। मैं वन शॉट इसलिए बना रहा हूँ, पीछे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन ये जस्ट सिर्फ कोई रिवीजन के लिए है। एक्चुअल में 2 घंटे में पूरा का चैप्टर पढ़ तो नहीं सकते, सिर्फ रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको सही से यूटिलाइज करना। वन शॉट का मतलब है कि बस तुम्हें टॉपिक जो है वो ब्रश अप हो जाए, ब्रश अप हो जाए। ये जीरो से पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप समझ गया होगी इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छे से पढ़ो, पूरा देखो, समझो, यूटिलाइज करो। भगवान खुश रखे आपको। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।